नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने CSIR, नेट, जैम और गेट में आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। BSc सेकेंड ईयर की चला रखी है और BSc थर्ड ईयर की चला रखी है। आने वाले कुछ टाइम में हम BSc फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करेंगे और MSc प्री और फाइनल की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। हम लोग CSIR नेट में आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टडी किया था। केमिकल काइनेटिक्स में हमने अभी तक आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन स्टडी किया, उसके बाद हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी स्टडी किया था, उसके बाद हमने जो स्टडी किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस और उनकी हाफ लाइफ स्टडी की थी, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर की पढ़ी थी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर पढ़ा था और एक nth ऑर्डर के लिए निकाली थी। उसके बाद हमने इन अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, जिनसे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। यदि हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमें आती सब कुछ है, लेकिन यदि हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को गो थ्रू नहीं करेंगे हमें, तो वो चीजें हम भूल जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करवाई थी, उसके बाद हमने कल की क्लास में फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी। आज हम सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। आप लोग मेरे साथ साथ इनके नोट्स बना लीजिए और इन से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को ये चीजें, केमिकल काइनेटिक्स सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन वो हमें भूल इसीलिए जाते हैं कि हम उसको आसान समझ के उसको बहुत ही लाइट वे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनके मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए। जिस फॉर्म में मैं आपको लिखवा रही हूँ उसी फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक हम रेट लॉ से ही निकाल रहे थे, जीरो ऑर्डर में भी हमने रेट लॉ से निकाला था, सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने रेट लॉ से निकाला था, और अब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस का भी हम रेट लॉ से निकालते हैं। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट हमारा क्या होता है, के ए की होल स्क्वायर। तो क्या डेफिनेशन बन गई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 power of the reactant concentrations. Rate is the directly proportional to the 2 power of the reactant concentrations. तो क्या डेफिनेशन बनी, the rate of reaction is directly proportional to 2 power of the reactant concentration. उसके बाद हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ये रेट मेरा y है, ये मेरा m है और ये x है, तो ये क्या बना x स्क्वायर।
याद करो हमने एक ग्राफ खींचा था y इक्वल टू एम एक्स की पावर n, जहां n जो था वो ग्रेटर देन 1 था। तो हमने जो ग्राफ बताया था वो ये कहा था कि जो चेंजेस, क्योंकि ये पावर 1 हो जाती है तब तो लीनियर चेंजेस आता है, लेकिन यहाँ कौन सा चेंजेस आता है, एक्सपोनेंशियल चेंजेस आता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। आप x की जो वैल्यू है वो कम चेंज करने पे भी y की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाती है। तो जब मैं इसमें ग्राफ खींचती हूँ किस किस के बीच में, रेट वर्सेस ए के बीच में, तो मुझे जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ए और ये रेट। जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट भी बढ़ेगा, लेकिन लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियली इस तरीके से। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा वो के होगा। अब यदि आपसे मान लो आपको जो ग्राफ मिला वो इस तरीके से मिला, रेट वर्सेस ए स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ होगा। अब मेरा x जो बना है वो बेटा पूरा ये है, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल टू एम एक्स की तरह ही बनेगी, और y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है वो लीनियर आता है। तो आपको कंफ्यूज करने का तरीका उनका ये भी है कि कई बार इस तरीके का ग्राफ भी दे देते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए ध्यान रखो कि ग्राफ, क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से सिखाया है कि किसका ग्राफ कैसा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो लीनियर आ रहा है। ये क्या है, ए स्क्वायर, और ये क्या है आपका रेट। क्या आएगा, इसका भी स्लोप के आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। कर लिया, आप लोगों को समझ में आया कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की पावर 2, रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लिखा है हमने, इसलिए हमने जब रिएक्टेंट और रेट और रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक्सपोनेंशियल आता है, लेकिन यदि रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो लीनियर ग्राफ आता है। चलो आगे, सेकंड हमारी हाफ लाइफ। हमने हाफ लाइफ देखी थी, सेकंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले हाफ लाइफ की इक्वेशन क्या थी, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के ए, यही था 1 अपॉन के ए। इसको इससे भी दिखा सकते हो, स्मॉल ए से भी दिखा सकते हो। ए भी क्या था आपका, रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, ठीक है, यही था। इसका मतलब जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के, इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के। तो क्या डेफिनेशन बन गई, द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन is inversely proportional to the initial concentration of reactant। यदि मैं ग्राफ खींचूं किस किस के बीच में, अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, टी हाफ वर्सेस ए के बीच में, तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, क्या, y इक्वल टू एम अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन के जो मेरा है वो m है और 1 अपॉन x है। जब x इक्वल टू 0 कंडीशंस होती है तो y की वैल्यू क्या आ जाती है,
इन्फिनिटिव। y की वैल्यू क्या आ जाती है? इन्फिनिटिव। मीन्स ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो इन्फिनिटिव से होगा। और कैसा चेंजेस आएगा? डिक्रीमेंट आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ आएगा। तो मैं ग्राफ जब इन दोनों में प्लॉट कर रही हूं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? ये a और ये t हाफ क्या आएगा? इस तरीके से, इस तरीके का डिक्रीमेंट आएगा कि ये जो ग्राफ आ रहा है ये इन्फिनिटिव से होते हुए इस तरीके के डिक्रीमेंट में ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? y इक्वल टू m अपॉन x का जो ग्राफ था उसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं आपसे कि t हाफ वर्सेस 1 अपॉन a के बीच में ग्राफ खींचो, इसका स्लोप क्या होगा? 1 अपॉन k। ये पूछा जाए आपसे तो मेरा x क्या हो गया? अब 1 अपॉन a हुआ है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म। m क्या है? 1 अपॉन k और x क्या है? 1 अपॉन a। इसको स्मॉल a कर लो, कैपिटल A कर लो, एक ही बात है। ये बना। तो इनका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होते हुए आएगा और इसका स्लोप क्या होगा? 1 अपॉन k। किस किस के बीच में ग्राफ आया? 1 अपॉन a और t हाफ के बीच में ग्राफ का। 1 अपॉन a और t हाफ के बीच में ये ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, यदि मैं इसका लॉग ले लूं, देखो आप क्या आएगा? लॉग लो, लॉग t हाफ नेचुरल ln, ln t हाफ किसके इक्वल होगा? ln 1 अपॉन k a के। हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, मैं इसको इन्वर्स कर लूं, मैं इसको इन्वर्स करूंगी तो क्या आएगा? ln t हाफ किसके इक्वल आएगा? ln k a, और जब इन्वर्स किया है तो माइनस साइन आया, यही आया। log 1 अपॉन एक्स को आप क्या लिखते हो? माइनस ln x। उसी प्रॉपर्टी को यूज किया, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर लो कि ln a प्लस a इंटू बी को क्या लिखते हो आप? ln a प्लस ln b। इसको मैं इस फॉर्म में खोल रही हूं, क्या होगा? ln t हाफ इक्वल टू माइनस ln k माइनस ln a। यही हुआ। यदि आपसे ये कहा जाए ln t हाफ वर्सेस ln a के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, तो क्या बना? ये मेरा y, ये c और ये x कैसा है? माइनस फॉर्म है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो गई क्या? माइनस सी माइनस एम एक्स, एम की वैल्यू 1 है। कैसा होगा ग्राफ जो बनाओगे आप? किस तरीके का बनाओगे? ये इंटरसेप्ट है, डिक्रीज होता हुआ आएगा। ये क्या आएगा? ln a और ये क्या है? ln t हाफ। इसका स्लोप क्या आएगा? -1 और इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका? माइनस ln k। इंटरसेप्ट तो क्या आएगा? माइनस ln k, स्लोप क्या आएगा? -1 और ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ये थे टी हाफ से रिलेटेड ग्राफ। चलो आगे। सेकंड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है कि हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। यही पढ़ा है, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। चलो आगे। अब हम करेंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। थर्ड क्या है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आप लोगों को, उससे हम
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट। केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ही कंप्लीट होती हैं। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, T 100% हमें निकालना हो या कुछ भी परसेंट निकालना हो, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। T 100% के लिए तो कितनी हाफ लाइफ चाहिए? अब इनफाइनाइट T हाफ, ये चाहिए इनफाइनाइट T हाफ चाहिए। ठीक है, अब हमें T का भी रिलेशन पता है और T हाफ का रिलेशन भी पता है। सेकेंड ऑर्डर के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में T की वैल्यू क्या आई थी? KT, याद करो, KT इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इस K की वैल्यू, तो मैं इस T को यहां भेज दूंगी। K इक्वल टू क्या आएगा? सॉरी, इस T की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहां से। T क्या आएगा? 1 अपॉन K 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। यहां तक आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आपका आता है कि T हाफ, क्योंकि आपको T हाफ की फॉर्म में निकालना है। ये T हाफ ये होता है 1 अपॉन के ए। के की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1 अपॉन T हाफ ए। ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो T की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन T हाफ ए 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। अब आपको वो क्या देता है? सॉरी, ये देखो, K क्या है बेटा आपका? 1 अपॉन T हाफ A। तो ये देखो, ये 1 अपॉन T हाफ A, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। T इक्वल टू क्या आएगा? T हाफ A 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। अब देखो वो किस तरीके के क्वेश्चंस पुट करता है। वो आपसे ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस का आपको कितनी हाफ लाइफ लगेंगी कि वो मान लो 87.5% कंप्लीट होने में। ध्यान से सुन लो, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस का कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर होंगी कि वो 87.5% कंप्लीट हो जाए। मीन्स आपको क्या निकालना है? ये T हाफ निकालना है। कितना T हाफ लगेगा? फॉर्मूला ये रहा, A इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसका मतलब क्या है? वो 100 है, 100% है। A माइनस एक्स रिमेनिंग है, जितनी हो चुकी उसके बाद कितनी बची है वो है, वहां से हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी टी हाफ्स रिक्वायर्ड how many tea halves required are required to complete 87.5% reaction, second order reaction। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमें टी हाफ निकालना है। हमें एक रिलेशनशिप पता है, अभी हमने निकाला था, टी इक्वल टू टी हाफ ए 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, ये निकाला था। अब मैंने ये कहा था ए जो होता है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो यदि मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं दी हुई, लेकिन ये दिया हुआ है कि 87.5% कंप्लीट हो गई, मीन्स उस x की वैल्यू दी हुई है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैंने इनिशियली 100% लिया था, तो मेरे a की वैल्यू तो क्या हो गई बेटा यहाँ पे? 100%। a तो हमारा क्या है? 100%। x मेरा क्या है?
87.5%। ये दिया हुआ है कि 87.5% कंप्लीट हो जाए, मीन्स प्रोडक्ट कितना बना 87.5%। देखो याद करो, मैंने आपको ये कहा था ए से प्रोडक्ट बना, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, ये 0 था, टी टाइम के बाद ये ए माइनस एक्स कंज्यूम हुआ और ये एक्स हुआ। इसका मतलब ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, कंप्लीट होने के बाद कितनी बची। तो या तो आप इसको a माइनस एक्स को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 100 में से क्या माइनस कर दोगे 87.5, ये आपके पास जो आएगा 12.5 आएगा, मीन्स a माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12.5। सारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू यहां पुट करो, इस टी हाफ, इस टी की वैल्यू आ जाएगी, कितने टी हाफ रिक्वायर होंगे। कैसे निकालोगे, टी इक्वल टू टी हाफ एज इट इज ए 100 1 अपॉन ए माइनस एक्स, क्या निकाल लिया आपने 1 अपॉन 12.5 माइनस 1 अपॉन 100, यही निकाला। यही रखा, यहां रख दिया। देखो अब इसको सोल्व करो, t इक्वल टू टी हाफ 100, एलसीएम कितना आया बेटा आपका 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां क्या आएगा 100 माइनस 12.5, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 100 माइनस 12.5 87.5, अभी माइनस करके आए हैं। तो t इक्वल टू क्या हुआ आपका टी हाफ 87.5 अपॉन 12.5, ये लगभग 7 पे कट जाएगा। तो कितनी टी हाफ चाहिए 7 टी हाफ रिक्वायर। आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहला, रिएक्शन रेट जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशंस की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ जो होती है रिएक्शंस की, सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड, हमने पढ़ा कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, लेकिन उनके लिए कितनी टी हाफ रिक्वायर होगी किसी भी परसेंटेज को कंप्लीट होने के लिए, वो हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T इक्वल टू टी हाफ ए 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या किया था, वहां पे कुछ ग्राफिकल रिलेशनशिप बताए थे। वैसे तो सारे मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को फिर भी देख लो, क्योंकि ग्राफ से आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगला जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, मैं 2-4 बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिए। किस किस के बीच में, अभी हमने 3-4 तो अभी बनाए, क्या क्या बनाया है, रेट वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कैसा था, कैसा था, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट था, ये ए और ये रेट, स्लोप क्या था इसका, के था। फिर हमने दूसरा ग्राफ बनाया था, रेट वर्सेस ए की स्क्वायर, कैसा था, लीनियर था, लीनियर था। स्लोप इसका भी क्या था, के था। फिर हमने टी हाफ के ग्राफ बनाए थे 2-3, टी हाफ वर्सेस ए, तो ये कैसा था आपका, इनफाइनाइट से शुरू होने वाला था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था।
टी हाफ। इसका स्लोप जो आया था आपका 1/k आया था। फिर हमने ये बताया था टी हाफ वर्सेस 1/a। 1/a के बीच में खींचा था, तो ये जो ग्राफ आया था ये आपका इंक्रीज होता हुआ आया था कुछ इस तरीके से। इसका जो स्लोप था ये भी क्या था 1/k। ये किस किस के बीच में था 1/a और टी हाफ, इसके बीच में ग्राफ था। एक हमने log टी हाफ वर्सेस log 1/a के बीच में ग्राफ खींचा था। इस तरीके के आपको ग्राफ आ जाएंगे और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है। यदि आपसे कहा जाए 1/a-x - 1/a वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ खींचो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने kt आपका होता है 1/a-x - 1/a। ये y एक्सिस हो गई, ये x हो गई और ये m हो गया। ये सेकंड ऑर्डर का रिलेशनशिप। क्या होगा आपका ग्राफ y = mx। कैसा आएगा इंक्रीज फॉर्म में, लीनियर। ये यहाँ पे क्या आएगा a-x - 1/a और यहाँ क्या आएगा t, और इसका स्लोप क्या होगा बेटा k होगा। इस तरीके के आपको ग्राफ दिए हुए रहेंगे, y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पता होने के बाद आप उनके बीच की रिलेशनशिप बताओगे। रिलेशनशिप से आप डिफाइन कर पाओगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है या थर्ड ऑर्डर का ग्राफ है या जीरो ऑर्डर का ग्राफ। देखो एक क्वेश्चन कराती हूं आपको। यदि आपको रेट लो दिया, टी हाफ से रेट लो निकालना हो, उसने ये कहा कोई एक रिएक्शन है, कोई दो रिएक्टेंट है A प्लस B, इनसे कोई प्रोडक्ट बना और इनकी डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टी हाफ हमें मिली। डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से A और B की कंसंट्रेशन दे दी आपको और टी हाफ दे दी। इससे आपको रेट लो निकालना है। देखो ये दे दिया कि ये पहले जो है वो 4m था और उसके बाद ये 6m हुआ, ये तो 2m था, ये भी 2m था, उसके बाद ये 6m था और ये 4m था। ठीक है, ये तीन डाटा दे दिया आपको। यहाँ पे जो टी हाफ थी वो 10 मिनट थी, यहाँ पे टी हाफ 20 मिनट थी, यहाँ पे टी हाफ, इसको 8 कर लो। कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इससे भी कर सकते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। टी हाफ 20 मिनट्स है, ठीक है। उसके बाद ये कहा कि जब ये चेंज हुआ तो जो है वो 20 मिनट्स ही रहा। अब आपको इसका टी हाफ बताना, रेट लो बताना है आपको कि रेट लो क्या होगा। रेट क्या होता है आपका के a की पावर x b की पावर y, मीन्स आपको इस x और इस y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऑर्डर पता होगा तो हम बता देंगे रेट लो। तो अब इस ऑर्डर को पता करने के लिए हमारे पास टी हाफ है, टी हाफ है। देखो अब सबसे पहले मैं b की बात कर रही हूँ, इस b की बात कर रही हूँ। यहाँ पे a हमारा चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स a तो इस टी हाफ को कोई चेंज नहीं कर रहा है। भाई a की कंसंट्रेशन सेम थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो a पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, a के कारण तो इस टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, किसके कारण पड़ना चाहिए, इसके कारण। इसकी कंसंट्रेशंस को मैं जस्ट डबल कर दिया, लेकिन टी हाफ जितना था उतना ही रहा। स्टार्टिंग में भी 20 मिनट था और जब मैंने उसको डबल किया तब भी 20 मिनट्स है। तो ऐसे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी जिसपे टी हाफ का इफेक्ट, टी हाफ जिसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना पड़ेगा। हम जीरो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए हमने क्या कहा था कि इनकी टी हाफ जो है वो
इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती है। मीन्स बी के रेस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर आ गया 1। ये सिर्फ मैं ओरली निकालना बता रही हूँ, बाकी हम मेथड्स पढ़ेंगे ऑर्डर निकालने के, वहां पे एक फॉर्मूला भी दूंगी आपको। यहाँ पे सिर्फ इतना सा कि सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम ओरली ही निकालने की कोशिश करें इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। ये था कि भाई जब मैंने बी की कंसंट्रेशंस को चेंज भी किया तो भी टी हाफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब बी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बी का तो निकल गया, अब चलते हैं हम ए की तरफ। ए में क्या है, कंसंट्रेशंस को मैंने क्या किया, डबल किया, तो मेरा टी हाफ भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मीन्स लीनियर रिलेशनशिप है। किसमें आता है बेटा ऐसा रिलेशनशिप, जीरो ऑर्डर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो आप टी हाफ की वैल्यू आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी ए के, तो इस ए को मैं डबल कर दूंगी तो टी हाफ भी मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल सी चीज की है कि इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है। तो यदि मैं कंसंट्रेशंस को डबल कर दूंगी तो मेरा टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही हो रहा है 10 मिनट से क्या हो रहा है 20 मिनट्स, यहाँ डबल हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशंस भी मैंने क्या की, डबल की है। तो ओरली फॉर्म में हमें निकालना कैसे आए कि यदि छोटा सा क्वेश्चन दे, वैसे तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी, लेकिन आपको आना चाहिए कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत मैटर करेगा उस टाइम जब हम एक पेपर करेंगे, तो सबसे ज्यादा हमारे पास टाइम मैटर करेगा। उतनी हमारे पेपर करने की स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए कि हम उन क्वेश्चंस को देखें और फटाफट ओरली फॉर्म में कर दें। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या निकला, ए के रेस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या निकल गया, जीरो ऑर्डर। तो आपके रेट लो क्या आया आपका, रेट इज इक्वल टू के बी। यही बना कि भाई इसके रेस्पेक्ट में तो जीरो ऑर्डर निकला है। क्यों निकला, क्योंकि जो आपकी टी हाफ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, तो जो हमें डाटा दिए हुए हैं उस डाटा में क्या हुआ कि जब मैं ए की कंसंट्रेशंस को डबल कर रही हूँ तो मेरी टी हाफ भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब जो है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसका टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आता है, जीरो ऑर्डर का। वहां से हमें पता चल गया, रेट इक्वेशन हमें पता है, तो हमारे पास x की वैल्यू जीरो आ गई। जीरो किसी की भी पावर जीरो होती है वो क्या हो जाता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए रेट मेरी क्या हुई, के बी। और ऑर्डर पूछ लिया जाए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बनी, तो आप यहां बता सकते हो 1 ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो स्टडी किया वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। हमने जो है वो जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली और सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। इनमें आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार उनकी प्रॉपर्टीज लिख दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है। मान लो 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यदि आपने वो प्रॉपर्टीज लर्न की हुई है तो वहां पे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर की प्रॉपर्टी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। इसलिए इन प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ आपके ग्राफ दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। तो वो सारे के सारे हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, बहुत सारे मैंने भी कराए हैं, कुछ आप लोग भी उसको प्रैक्टिस की फॉर्म में लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कल से हम जो पढ़ेंगे वो ऑर्डर निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसमें मैंने आपको 2 तरीके की रिएक्शंस बताई थी, सिंपल रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। दोनों का अलग अलग मेथड्स होंगे। कल से हम आपके ऑर्डर निकालने के मेथड स्टडी करेंगे। थैंक यू।